क्या चीज़। ठीक स्टार्ट। है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने अभी तक कर लिया देखो। हाँ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट में, करना है। फोटोसिंथेसिस में अभी तक क्या करा, साइंटिस्ट देखे थे पहले अपन ने, है ना, एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट। फिर अपन ने लाइट रिएक्शन देखी थी। फिर लाइट रिएक्शन के बाद अपन ने फिर क्या देखा था, कल अपन ने C3 साइकिल देखी थी। और C3 साइकिल अब आज करना है C4 साइकिल, और C4 साइकिल के बाद फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। और C4 साइकिल और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस करने के बाद चैप्टर क्लोज। ठीक है ना। चलो। तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब C3 साइकिल के आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। तो C3 साइकिल में क्या था, C3 साइकिल में क्या बोल रहे थे वो लोग कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 3 कार्बन वाला। उसको क्या बोल रहे थे अपन, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेबल का जो कार्बन रहेगा वो 3 कार्बन रहेगा ना। हाँ, C3 वाले में, है ना। थोड़ा रिकॉल कर रहे C3, है ना। फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फोस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बाद में बनाएगा अपना, अब इसका अपन को फोस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे इससे, मतलब ट्राइओस फॉस्फेट बनाएंगे। ट्राइओस फॉस्फेट, इसका रिडक्शन कर देंगे तो ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, है ना। शुगर बना लेंगे बाद में उससे अपन, शुगर बना लेंगे। और ये जो शुगर बन जाएगी ना एक बार ट्राइओस फॉस्फेट से, उसके बाद इसका रीजनरेशन करेंगे आरयूपीपी का, आरयूपीपी का रीजनरेशन करेंगे। तो ये स्टेप थी, रीजनरेशन की स्टेप थी, ऑक्सीडेशन की, सॉरी कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन, है ना। इतना कहानी है उसमें। अब क्या देखना है अपन को, नहीं आ अब रहा। C4 पाथवे देखना है। अब चलो, तो C4 साइकिल स्टार्ट करते, चलो फ्लप बनाना स्टार्ट करते हैं। C4 पाथवे, हेजन सेलेक्ट पाथवे, it is represented in the plant adapt it is present in the plant adapted for dash regions। ड्राई टॉपिकल रीजन। हाँ, तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जिनमें पानी की कमी होती है, तो उनके लिए ये अडेप्ट, उनके लिए बना है ये प्लांट्स, है ना। चलो, तो फिर दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज अ इसमें मेन। जो स्टेबल, इसमें स्टेबल जो रहेगा वो 4 कार्बन रहेगा ना। हाँ, आगे आएंगी ये सब चीज़ें, है ना, सब आ जाएगा, क्लियर कहानी हो जाएगी। तो इनने सबसे पहले ड्राई ट्रॉपिकल के लिए बोला, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 कार्बन का ही रहेगा, है ना। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे, अब C3 पाथवे को भी यूज़ करते हैं ये मेन प्रोडक्ट की तरह, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह। द लार्ज सेल, अच्छा एक और बात, दे ऑल्सो यूज डैश पाथवे, बायोसिंथेटिक पार्ट। डैश पाथवे एज अ मेन, सॉरी हाँ, दे ऑल्सो यूज डैश एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, C3 को यूज़ करते हैं वो मेन की तरह। लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड। अब जो वस्कुलर, अब देखो, लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के आसपास जो सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बंडल सीथ सेल्स। तो C4 प्लांट में सेल होंगे बंडल, वस्कुलर बंडल के अराउंड, उन्हें क्या बोलेंगे हम, डैश सेल्स। बंडल शीट। और ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सच एनाटॉमी आर कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी, और इस एनाटॉमी का नाम क्या है, स्पेशल एनाटॉमी है, इसका नाम क्या है, डैश एनाटॉमी, क्रैंच एनाटॉमी। ठीक, अब द बंडल्स शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल, तो बंडल शीथ सेल में फॉर्म डैश लेयर्स, में फॉर्म डैश लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल, है ना। एक लेयर ही बना सकती है, बहुत सारी बना सकती है, बहुत सारी बनाती है वैसे तो, है ना। ठीक है, दे हैव, कुछ नहीं है, मतलब बंडल सी सेल, वो सेल होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं बस, ना अलग से। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ, दे हैव डैश नंबर ऑफ अच्छा क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट स्टॉप। चलिए they have a dash number of chloroplast, तो वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर ले। they have a dash number of chloroplast, dash balls, thick balls होंगे तो, dash balls impervious to gas exchange and no intercellular spaces। ठीक है, तो डैश इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस होते नहीं हैं, बॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, और गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज मतलब गैसियस एक्सचेंज ना हो पाए, उसके लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ये हो गई कहानी, ओके। यानी बहुत ही जेल टाइप की, मैंने बताया था जेल होती है, तो ये बंडल सी सेल क्या होते हैं, एक टाइप की, कल अपन ने देखा था कि बंडल सी सेल क्या होते हैं, एक टाइप की,
जेल टाइप की होती है। जेल में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है ना। और उनकी जो दीवारें होती है क्या वो क्या एक बार बोलना, क्या बोला? बंडल सील सेल जैसे कैसे होते हैं, जेल जैसे होते हैं, है ना। तो दीवारें कैसी होती हैं वहाँ की, मोटी होती हैं, अच्छी बड़ी, ठीक है ना। ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं मिलता अपन को वहाँ पर। और इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब स्पेस भी बिल्कुल कम ही रहता है, मतलब जेल में आने जाने का उतनी जगह रहती है, कंजेस्टेड रहता है सब कुछ, है ना। तो स्पेस भी कैसा रहेगा, कम रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहते, है ना। तो ये सेल भी कैसे होते हैं, जेल टाइप के होते हैं। इनमें ही क्या होता है, आरयूबीपी होता है। और इन्हीं सेल में, बंडल सी सेल में क्या होता है, आरबीबी होता है। जो पहले वहाँ पर था मेसोफिल में था, अब वो कहाँ चला गया, आरयूबीपी में चला गया। सॉरी, अब वो कहाँ चला गया, बंडल सी सेल में चला गया, है ना। आरयूबीपी था पहले मेसोफिल में, अब वो इसमें चला जाएगा, बंडल सी सेल। तो इतनी तो हो गई कहानी इनके एनाटॉमी के बारे में, प्लान के बारे में। अब स्टेप्स ऑफ हेजेंस लाइक पाथवे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज डैश। फॉस्फोपाइल हाँ, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा CO2 को। ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीन इन द डैश। मीसोफाइल सेल। हाँ, तो म्यूजिकल सेल में अब इसको भेज देते हैं मीसोफिल अपन। सेल। ये एक्सेप्ट करता है, ये तो कल समझ में आ गया था अपन को ना, ठीक है। हाँ। ये एक्सेप्ट करता है अब CO2 को, एंड एक्सेप्ट करने के बाद किस एंजाइम का यूज़ करके, PEP कार्बोक्सिलेज का, पैप केस का यूज़ करके, है ना। तो पैप केस का एंजाइम का यूज़ करके फॉस्फोएनॉल पायरुवेट CO2 को लेगा एक्सेप्ट करेगा, एंड मेसोफिल सेल में रहेगा ये। और मेसोफिल सेल में रोबिस्को नहीं होता, तो मेसोफिल सेल लैक्स व्हाट, रोबिस्को, है ना, रोबिस्को नहीं होता। C4 एसिड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। अब C4 एसिड बनती है, कौन सा, उसका एसिड का नाम क्या होगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। C4 एसिड डैश इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। C4 एसिड डैश इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। टेस्ट स्ट्रिंग कभी भी पढ़ते हैं यहीं पे? यस, कितने बजे तक यहाँ पढ़ते हैं? 11। C4 acid is dash, C4 acid dash is formed in the mesophyll cells. हाँ। तो कौन सा है C4 acid dash, कौन सा एसिड, C4 acid कौन सा, मैंने हाँ, अरे यार अब पढ़ हाँ, C4 acid dash is formed in the mesophyll cell. चलो स्टार्ट। C4 acid dash is formed in the mesophyll cell, कौन सा एसिड होगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, है ना। इसके बाद इट इज फॉर्म्ड इट देन फॉर्म्ड अदर 4 कार्बन एसिड लाइक मैलिक एसिड। तो इट देन फॉर्म्ड अदर 4 कार्बन एसिड लाइक डैश, मैलिक एसिड और डैश। हाँ, तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड भी बना लेते हैं बाद में वो जाकर, है ना। फिर ने क्या बोला है अपन से कि भैया दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डैश सेल्स। हाँ, तो इतनी कहानी अपन को क्लियर हो गई कि भैया पहले एक्सेप्ट कौन, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, बना रहा हूँ लाइन से, है ना। पहला कि CO2 एक्सेप्ट कौन करेगा पहले नंबर पर, तो कौन करेगा, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट करेगा। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट मेसोफिल सेल में होता है। ये क्वेश्चन आएगा, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कहाँ होता है, तो अपन बोलेंगे मेसोफिल में होता है। ये क्या करता है, अपन बोलेंगे CO2 एक्सेप्ट करता है, बोलेंगे CO2 एक्सेप्ट कौन करता है, अपन बोलेंगे फॉस्फोएनॉल पायरुवेट करता है। फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या है, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, किसका है, C4 साइकिल का। और इस वाले का कौन सा था? उस वाले का था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C3 का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, CO2 एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट है, कहाँ रहता है, वो मेसोफिल में रहता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है एक्सेप्ट करके। अब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो बाद में बनाता है मैलिक एसिड, आगे जाके क्या बनाता है वो, हाँ, तो मैलिक एसिड बनाता है, या और मैलिक एसिड, या फिर वो मैलिक एसिड बनाएगा या वो एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, कोई भी एक चीज़ बना सकता है, उसकी मर्जी है ना। एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, मैलिक या एस्पार्टिक।
अब मैलिक और एस्पार्टिक एसिड कहाँ चले जाते हैं? बंडल सी सेल में। कहाँ चले जाएंगे दोनों मिलकर? बंडल सी सेल में। बंडल सी सेल में कौन होता है? बंडल सी सेल जेल है, जेल में कौन होता है? RUBP होता है। तो ये पूछेंगे वो C4 प्लांट में RUBP कहाँ होता है, तो अपन बोलेंगे बंडल सी सेल में। वो बोलेंगे बंडल सी सेल में क्या होता है, तो अपन बोलेंगे RUBP होता है ना। फिर RUBP क्या करता है? RUBP करता है क्रैब साइकिल। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। क्या करता है ये? बंडल सी सेल में क्रैब साइकिल नहीं करता, ये करेगा अपना C3 साइकिल, है ना। तो RUBP क्या करता है? C3 साइकिल करता है, मतलब केल्विन साइकिल करता है। हाँ, और केल्विन साइकिल करने के बाद क्या बनाता है ये फिर से बनाता है CO2 और फिर फाइनली अपना एनर्जी बनाएगा, जैसे अपना चल रहा था केल्विन साइकिल। सॉरी, एनर्जी थोड़ी बनाएगा, ये क्या कर रहे हैं अपन? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो ग्लूकोज बनाएगा ये फिर, है ना। केल्विन साइकिल फाइनली जैसे ग्लूकोज बन रहा था वैसे ही ग्लूकोज बनाएगा और ATP का यूज़ करेगा। लेकिन ये होगी कहाँ? सारी बंडल सी सेल में। यानी कि फाइनली देखें तो केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? C4 प्लांट में, बंडल सी सेल में हो रही है। तो अब देखो 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने यहाँ से। पहला क्वेश्चन, C4 प्लांट में CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक क्वेश्चन डन। C4 प्लांट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करेगा? CO2 एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट में कौन सा बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस ये रिकॉर्ड। चलो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करता है अपने पास? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? ऑक्जेलो 4 कार्बन का हो, क्योंकि इसी तो नाम पड़ा उसका, है ना। अब बोलेंगे C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्जेलो एसिडिक। फिर बोलेंगे ऑक्जेलो एसिडिक एसिड किस एसिड में कन्वर्ट होता है? क्या बोल रहे हैं? ऑक्जेलो एसिडिक एसिड किस एसिड में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड या और एस्पार्टिक एसिड में हो सकता है। ठीक, फिर ये अब बोलेंगे जो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? बंडल सी सेल। बोलेंगे बंडल सी सेल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है? हाँ, और बोलेंगे RUBP कहाँ प्रेजेंट होता है? बंडल सी सेल में। बोलेंगे बंडल सी सेल में RUBP, तो केल्विन साइकिल कहाँ होगी? RUBP में ही हो। RUBP करता है तो वही बंडल सी सेल में हो गया केल्विन साइकिल भी, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन और इतनी सारी कहानी अपनी क्लियर है। और यही पूरा कौन था? हेचन-स्लेक साइकिल थी। अब इसमें थोड़ा बहुत डायग्राम में देख लें, खत्म। यही था पूरा हेचन-स्लेक साइकिल, खत्म हो गया। ठीक है, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इन प्लांट में C4 प्लांट में कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है? तो कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है? क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी की बात चल रही है। C4 प्लांट में क्या क्रेंज एनाटॉमी है ना, क्रेंज एनाटॉमी। अब ये जो क्रेंज एनाटॉमी है इसका मतलब क्या है? बंडल सी सेल के आसपास एक स्पेशल टाइप के सेल होंगे जिनको क्या बोलते हैं? बंडल सीथ सेल। वस्कुलर बंडल के आसपास कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? बंडल सीथ सेल्स, है ना, बंडल सीथ सेल्स। और बंडल सीथ सेल तो अपने देखा था जेल जैसे थे एकदम, तो वही बस एक इम्पोर्टेंट है कि जेल जैसे हैं। हाँ, स्पेस नहीं है, दीवार एकदम मोटी हैं, है ना। और गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब, है ना। तो सोचो RUBP को कितने जेल में डाला है ना। तो अब आ जाओ डायग्राम पे ध्यान से। सबसे पहले डायग्राम में लिखा है बाहर की तरफ मीजोफिल सेल लिखा है ना, लिखा है कोने में। तो जो ऊपर की तरफ अपने पास है वो कौन है? मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल से एटमॉस्फेरिक CO2 बाहर अंदर आ रही है। ट्रांसपोर्ट होके क्या होगा? डी कार्बन। हाँ, पहले क्या हुआ? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आई। CO2 अंदर आई तो वो फॉस्फेनॉल पायरुवेट से मिलेगी। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से मिलने के बाद वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगी और उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे अपन। किस सेल में करेंगे? बंडल सी सेल में भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा उसको, है ना।
किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, है ना, पाइप है ना कनेक्शन। फिर ये जो बंडल सी सेल है वहाँ पर एसिड टूटेगी कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड में, है ना, और C3 एसिड में कन्वर्ट होकर दोबारा वापस आ जाएगी, तो रीजनरेशन हो जाएगा फॉस्फोनाइल पायरुवेट का। लेकिन ये जो CO2 है वो किसके लिए दे देंगे अपन? केल्विन साइकिल ये करने के लिए। अपने पास जो ऑक्सीजन आता ना कि जो CO2 है वो CO2 अपन को देना है RUBP को, तो वो लेकर आया है C4। अब जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी C3 में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। ठीक, तो ये सारी कहानी है। चलो, तो फाइनली अपना ये वाला जो डायग्राम है वो भी क्लियर हो गया। सारी कहानी अपन ने वैसे ही देख ली, उसमें थ्योरी में देख ली, स्टेटमेंट में। चलो, अब इसके बाद नीचे की क्या लाइन लिखी है इसमें नीचे कि ये जो इन द बंडल सी सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन। बंडल सी सेल में क्या होता है? C4 एसिड जो है वो टूटती है। किस में टूटती है? CO2 में और C3 मॉलिक्यूल में, है ना। CO2 और C3 मॉलिक्यूल। अब C3 जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ? डैश शेल में। डैश शेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वापस, है ना, मतलब मीजोफिल में वापस कर दिया जाता है, जहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोनाइल पायरुवेट में दोबारा से। ठीक है। अब रिलीज जो CO2 हुई है वो कहाँ एंटर कर जाती है? C3 बाद में एंटर कर जाती है। ठीक। बंडल सी सेल जो होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम होता है मेनली? जो रिलीज CO2 है वो C3 पाथ में केल्विन साइकिल में चली जाएगी ना। जो CO2 निकाली अपन ने, क्यों निकाली? केल्विन साइकिल करने के लिए। हाँ, तो केल्विन साइकिल में चली जाती है वो। बंडल सी सेल आर रिच इन, बंडल सी सेल का रिच होते हैं आरयूबिस्को एंजाइम में, है ना। पर उनके पास कौन सा एंजाइम नहीं होता? पेपकेज नहीं होता, मतलब फॉस्फोनाइल पायरुवेट नहीं होता, फॉस्फोनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं होता, पेपकेज। सो द C3 पाथवे इज कॉमन इन C3 एंड C4। तो C3 पाथवे C3 में भी हुआ और C4 प्लांट दोनों में होता है। C4 आर स्पेशल बिकॉज, अब C4 स्पेशल क्यों है ये वाली बात का जल्दी, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि C4 प्लांट आर स्पेशल वाई, तो अपन उसका आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है जिसे क्रंच बोलते हैं। हाँ, दे हैव सपोज ऊपर वाली बात है, दे हैव टॉलरेट हाई टेम्परेचर। उनमें कैसे टॉलरेट कर सकते हैं वो? हाई टेम्परेचर को, नॉर्मल सी बात है ये तो, ठीक है। दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, और वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं? हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, मतलब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा झेल सकते हैं। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, उनमें क्या नहीं हो सकता? फोटो रेस्पिरेशन, यही तो पढ़ेंगे अपन ने बताया था। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और उनकी दे हैव ग्रेटर डैश ऑफ बायोमास। प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? बायोमास की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कुल मिला के अपन देखें शॉर्ट में तो हाँ, कुल मिला के देखें तो C4 प्लांट जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी कैसी है? ज़्यादा। टेम्परेचर को झेलने की क्षमता भी कैसी है? ज़्यादा। इंटेंसिटी भी लाइट की कैसी झेल सकते हैं वो? मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। इंटेंसिटी भी झेल सकते हैं, टेम्परेचर भी झेल सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन करते नहीं, जो लॉस होता है ना जिसके कारण, वो चीज़ें वो करते नहीं हैं। फोटो रेस्पिरेशन करते नहीं हैं, मतलब नशा नहीं करते ज़्यादा कुछ, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब नशे ही है एक टाइप का। चलो, अब अपन आते हैं कहाँ? फोटो रेस्पिरेशन पर। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? इन केल्विन पाथवे RUBP कंबाइंस विथ CO2। केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था? RUBP किससे कंबाइन हो रहा था? CO2 से। और क्या बना रहा था? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था। 2 मतलब 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बना रहा था? 2 मॉलिक्यूल बना रहा था। एक RUBP कितने मॉलिक्यूल बनाता था? 2 PGA बनाता था। अपन ने कहाँ से लिखा था? पीछे क्या लिखा था अपन ने? फोटो रेस्पिरेशन देखना है कि फोटो रेस्पिरेशन में जो है वो केल्विन साइकिल में क्या होता था? नॉर्मल सी बात है कि RUBP में 3 PGA बनते थे,
है ना, मतलब 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बन जाते थे। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आरयूबीपी है वो किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड होने लगता है, हेंस द नेम रोबिस्को। देखो रोबिस्को, जो रोबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो सकता है। दोनों के साथ बाइंड हो सकता है। हाँ, तो इसलिए उसका नाम कैसा पड़ा, रोबिस्को पड़ा। लेकिन उसकी CO2 के साथ मित्रता थोड़ी सी कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है ना। ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन द O2, O2 से ज़्यादा उसकी मित्रता किससे है, CO2 से है। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, लेकिन फिर भी कंपटीशन रहता है इन दोनों में, ऑक्सीजन और CO2 में क्या रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। अब बताओ, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो क्या बाइंड होगा, ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो भी CO2 ही होगा, क्योंकि वो CO2 के साथ ज्यादा CO2 के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप है, लेकिन फिर भी लालच हो जाएगा ना उसको कि ये ऑक्सीजन तो इतना ज़्यादा है ना, उसको दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन बाइंड कर लेना चाहिए मुझसे, इतना परेशान हो रहा है ऑक्सीजन जब से, लेकिन बाइंड ही नहीं हो रहा, तो वो बाइंड हो जाएगा ना उससे। हाँ, तो ऑक्सीजन के चक्कर में वो मुझसे बाइंड हो जाएगा, मतलब कुल मिला के। तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव है, तो रिलीज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डिटरमाइंस द विच वन विल बाइंड टू द एंजाइम। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगा अपना, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन विल बी डिसाइड कि वो O2 के साथ बाइंड होगा। यस, इफ इन केस कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर देन CO2 तो वो O2 के साथ बाइंड हो जाएगा, और if O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो CO2 के साथ तो यानी जिस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस चीज़ के साथ वो बाइंड हो जाएगा। अब C3 प्लांट की बात करें, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रोबिस्को। अब C3 प्लांट में क्या होता है, जो ऑक्सी, मैंने बताया C3 प्लांट में लालची हो जाते हैं, ये जो रोबिस्को एंजाइम है कल की वीडियो में, C3 एंजाइम जो है वो लालची हो जाते हैं, और C3 प्लांट में जो एंजाइम है रोबिस्को वो लालची हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने लगता है ना। तो इसकी वजह से जो CO2 फिक्सेशन क्या हो जाता है, कम, इसकी वजह से CO2 फिक्सेशन इज डैश, डिक्रीज होगा, आप इंग्लिश तो होगा नहीं, है ना। हेयर द RUBP बाइंड विथ डैश टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरेट एंड फोस्फोग्लाइकोलेट, दिस पाथवे इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनता है फोस्फोग्लिसरेट का, एक मॉलिक्यूल बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट का, इसी पाथवे को क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इन दिस कोई ATP सिंथेसिस नहीं होता, कोई शुगर नहीं बनती, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता प्लांट को, ना तो इसमें शुगर बन रही है, ना इसमें ATP बन रहा है, और ना ही इसमें, काम ही क्यों कर रहा है, इसलिए तो कचरा है ना वो। ATP एंड फोटो रेस्पिरेशन कोई काम की चीज़ नहीं है, क्या है वो, बेकार चीज़ है। हाँ, और अच्छा है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता है। हाँ, और C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, है ना, C3 लेकिन करते हैं ना, वही तो बात, C3 तो करते हैं। फिर इन्हें बोला, अगला पैराग्राफ देखते हैं, हैंड फोटो रेस्पिरेशन इज डैश प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस, अरे उसमें ही लिखा है वेस्ट, इसलिए तो अर्थ है। करते हैं क्या? अरे यार, तो जरूरी अच्छे काम, रेदर इट इज कॉजेज द रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP। अच्छा, एक और बात है, इसमें क्या लिखा है, रेदर इट कॉजेज द रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP, बल्कि ATP का यूज़ और हो जाता है उल्टा, मतलब खर्च उल्टा नुकसान और हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं है, वेस्ट है प्रोसेस, लेकिन ATP का नुकसान और हो रहा है उल्टा। हाँ, तो बताओ कितनी बेकार प्रोसेस। तो इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर्स, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो अपन बोलेंगे C4 प्लांट में डज नॉट ऑकर, बिकॉज दे कैन इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन एट द एंजाइम साइट। अपन ने अब क्या देखा था कि C4 प्लांट ने क्या करा था, CO2 को इकट्ठा कर करके किसको दे दिया था, RUBP को दे दिया था, जेल में दे दिया था इकट्ठा करके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा था, तो ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रहा, और CO2 ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा रहेगी, और फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलो ये अब इनने क्या बोला, आगे देखें, दिस टेक प्लेस इन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन, एक मिनट, C4 प्लांट में डैश डज नॉट ऑकर, इंक्रीज द कंसंट्रेशन, दिस टेक प्लेस इन द C4 एसिड। अब ये क्या होता है, दिस
टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल सी सेल टू रिलीज CO2। कब होता है ऐसा? जब C4 एसिड जाकर बंडल मेसोफिल सेल में टूट जाती है, नहीं, मेसोफिल सेल से जो C4 एसिड जाती है और बंडल सी सेल में टूट जाती है और क्या रिलीज कर देती है? क्या बोला CO2। मैंने अभी? मेसोफिल सेल से मेसोफिल सेल से बंडल सी CO2 सेल में जाकर CO2 रिलीज कर देती है ना। अपन ने देखा था कि जो एसिड है C4 एसिड वो मेसोफिल से जा रही थी बंडल सी सेल में, है ना, और वहाँ पे CO2 को रिलीज कर रही थी, है ना, वही चीज़ है, सेम है, अलग से कुछ नहीं लिखा, वही सब चीज़ें लिखी हैं। फिर इन्हें क्या बोला? दिस मिनिमाइजेज द ऑक्सीजनस एक्टिविटी ऑफ रोबिस्को। इसकी वजह से क्या हो रहा था? रोबिस्को की ऑक्सीजनस एक्टिविटी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। एंड ड्यू टू दिस लैक फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो है बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो हाई टेम्परेचर इन एडिशन दिस प्लांट्स जो हाई टॉलरेट टू हाई टेम्परेचर, और मतलब हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पा रहे हैं वो, ये अलग बात है। हाँ, जो अपन ने पहले पढ़ा था। हाँ, तो ओवरऑल देखें तो C4 प्लांट ने ऐसा क्यों करा, अलग से पाथवे क्यों अपनाया? इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसलिए, है ना, मतलब उनको क्या जरूरत पड़ रही थी अलग से पाथवे की? इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनमें क्या हो रहा है? फोटो रेस्पिरेशन ना हो पाए ताकि, इसलिए उन्होंने अलग पाथवे बना लिया अपना, है ना। तो अपन अभी तक देखो क्या देख लिया? C4 पूरा पाथवे देख लिया अपन ने, फोटो रेस्पिरेशन देख लिया क्या होता है, और अब क्या देख रहे हैं? C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस जो कि पढ़ चुके हैं अपन को, बस देखना है, एक बार टिक लगाना है ना। तो पहला डिफरेंस क्या है कि भैया फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल में होती है। इनमें कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल में भी होती है और बंडल सी सेल में भी होती है। क्लियर, पहला पॉइंट। फिर इनमें क्रायोजेनिक एनाटॉमी कैसी होती है? एब्सेंट। इनमें कैसी होती है? फिर क्या है अपने पास? क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली वन टाइप ऑफ ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? वन टाइप के। इसमें क्या होता है? डायमॉर्फिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने वहाँ पे नहीं देखा था। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं वो? क्लोरोप्लास्ट जो है वो डायमॉर्फिक ग्रेनल इन म्यूजोफिल एंड ए ग्रेनल इन बंडल सी सेल। ये आ सकता है पेपर में। क्या एक बार बताना? क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप के हो रहे हैं यहाँ पर अपने? दो टाइप के। वन टाइप नहीं, इस बार में तो वन टाइप। ग्रेनल इन म्यूजोफिल एंड ए ग्रेनल इन बंडल सी सेल। तो जो म्यूजोफिल है उसमें कैसे होंगे? ग्रेनल होंगे, यानी ग्रेना होंगे प्रेजेंस, और बंडल सी सेल में कैसे होंगे? ग्रेना प्रेजेंट नहीं है। तो म्यूजोफिल वालों में क्या होगा? ग्रेना होंगे, है ना, और जो बंडल सी सेल वाले हैं उनमें ग्रेना नहीं होंगे, उनमें ग्रेना नहीं है। ठीक, इतनी सी कहानी है वैसे की, है ना। बंडल सी सेल वाले में ग्रेना नहीं है और म्यूजोफिल सेल वाले में ग्रेना है। ठीक, तो दो टाइप की, पहली बार स्पेशल बात है। ठीक, चलो अब क्या आ जाए अपन कहाँ? अगला पॉइंट क्या लिखा है? फोटो रेस्पिरेटरी लॉस होता है ज़्यादा, है ना इनमें। ठीक है, इनमें ज़्यादा होता ही है वो तो, और इनमें लॉस नहीं होता फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, अब एब्सेंट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा? फोटो हाई CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। इनका CO2 कंपेंसेशन पॉइंट कैसा है? हाई है। CO2 मतलब ज़्यादा CO2 को ग्रहण करते हैं, ये ज़्यादा CO2 को लेते हैं। इनमें क्या है? CO2 कंपेंसेशन पॉइंट कितना है? कम है। तो 0 से लेकर 10 माइक्रोलीटर में ही काम हो जाता है इनका। ठीक, तो ये इसको डैश कर देते हैं अपन। कितना? 0 से लेकर डैश, मतलब 0 डैश डैश में CO2, और इसमें क्या 25 से 100 में काम हो रहा। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इनका कितना है? 35 से 45। फोटो ये ज़्यादा सेल लेते हैं ना। हाँ, ये कम एफिशिएंट होते हैं, लेस एफिशिएंट, एट प्रोडक्टिविटी डैश होती है इनकी, डैश हो गया सब कुछ, और इनकी अच्छी एफिशिएंट होती है और अच्छी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। और इनका एग्जांपल जरूर करना है अपन को। मेज, शुगर केन, ये क्या लिखा है? एमरेंथ और शुगर केन। अमरनाथ, अमरनाथ लिखा है इसमें। मेज, शुगर केन, अमरनाथ और सोरगम। ये अमरनाथ भी प्लांट का नाम है। MSAS, देखो MSAS, MSAS
सारी मेड ऐश्वर्या सिंह। हर को जैसा नहीं होगा, देख बताती इसका पता ना सकते था। सारी मतलब सौरगम, मेड मतलब वो मेज, और ऐश्वर्या मतलब वही क्या है, हाँ अमरन, नहीं ऐसा और नहीं है, आप एस बिल्कुल मतलब एकदम बता रहे। सौरगम। सही है एकदम, दोनों सब सही है। ठीक, शुगर केन और एक सौरगम है ना, मेज है, मेज सौरगम, शुगर केन है, हमारे खत्म। ठीक, बढ़िया, अच्छा। नहीं नहीं, इसका अपन और कुछ बना लेंगे, बना लेना बाद में, MSAS हो गया। ठीक, क्लियर है कहानी। अब क्या है, अब फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स में जल्दी पढ़ लें, अपन हो जाएंगे 5-10 मिनट में हो जाएंगे। चलो, मास भी बना सकते थे, MASS। हम मास बना सकते थे, MASS। इनमें मास ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो मास ज़्यादा बनता है ना, फोटोसिंथेटिक मास ज़्यादा बनता है, जो भी बनता होगा प्रोडक्ट उसका। मेज शुगर कैन। तो अपन बोल सकते हैं कि जो MASS बोल सकते हैं, MASS, मेज शुगर, मेज एमरेंथ शुगर केन सोरगम, है ना। दैट विल बी द राइट ट्रिक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोटोसिंथेसिस। और इसका राइस भी उसमें कुछ नहीं बनाना, जब इसकी याद कर ली तो उसको अपने आप उसको बाकी सारे प्लांट उसमें आ जाएंगे। ये फसलों वाले प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है ना। अब हाँ हाँ मेज, ठीक। मेज शुगर केन सौरगम ये अलग है, इनको स्पेशल ठीक याद है, है। अब तो जल्दी से फैक्टर आप हाँ, फैक्टर ऑफ इंडिया जल्दी पढ़ना है, ठीक है। पहला इंटरनल फैक्टर, जैसे कि नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ साइज, है ना, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन लीफ का, मेसोफिल सेल का, क्लोरोप्लास्ट का, इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट फैक्टर डिपेंड ऑन द जीन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो अंदर के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें अपन देखी है ना, साइज पत्तियों की, लीफ की, है ना, ओरिएंटेशन कैसा है, मेसोफिल सेल, ये सब काय पर डिपेंड करते हैं, जीन पर डिपेंड करते हैं प्लांट के, है ना। तो कैसा जीन है उसका पहले से ही फिक्स रहता है ये सब कुछ, ठीक। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसनट्रेशन एंड वाटर, तो मेन कौन है, 4 है। सनलाइट, देख जो सनलाइट मिलती है, टेम्परेचर जो मतलब गर्मी मिलेगी बाहर से, वही सनलाइट से, एक ही जैसे हैं दोनों, CO2 और वाटर, है ना। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CO2 और वाटर। अब ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है एक, ब्लैकमैन साइंटिस्ट है। इफ़ बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट होगी, मोर देन वन फैक्टर, इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स डैश वैल्यू। वैल्यू, it is the factor which directly affect the process if the quantity is changed. It is the factor which dash affect the process if the quantity is changed. वो ये कहना चाह रहे थे ब्लैकमैन भाई साहब कि यदि कोई प्रोसेस चार, मान लो कोई प्रोसेस 4 फैक्टर से अफेक्ट होती है, ABCD, तो डायरेक्टली कौन अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, जो कम मात्रा में अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कैसी है, कम। मान लो अपन कोई चीज़ बना रहे हैं घर में खाने पीने की, और एक ऐसी चीज़ है जिस, ऐसे कि अपने उसमें शक्कर है, शक्कर अपने पास बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। हाँ, तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगी अपने लिए, जो कम वैल्यू में, उसी के हिसाब से सब कुछ बनाना पड़ेगा। अब मान लो अपन को आइसक्रीम बनानी, लेकिन शक्कर तो अपने पास कम है, तो अपन मान लो कि 2 जनों के लिए शक्कर है, बस अकेली चाय बनानी है, 2 जनों के लिए शक्कर है अपनी, तो कितनी चाय बनाएंगे अपन मैक्सिमम। और चाय बनानी है एक गर्मा गर्म, एक, चलो ये आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल की बात करें, देखो प्लांट विथ अ ग्रीन लीफ, optimal light and CO2 condition may not photosynthesize if the temperature is very low. If optimal temperature is given, it will start photosynthesis. ये बोल रहे थे कि अगर सारी कंडीशन दे भी दी जाए उसको, लेकिन टेम्परेचर का कर दिया जाए बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्योंकि सही बात है, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, बाकी सब तो दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर लो कर दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा ना, तो स्टार्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
की कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गई ना कहानी इसमें। अब लाइट क्वांटिटी की बात करते हैं। लाइट क्वांटिटी, क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द लाइट इन्फ्लुएंस द फोटोसिंथेसिस। मतलब कैसी लाइट आ रही है, तेज आ रही है, मतलब तेज आ रही है, डिम आ रही है। इंटेंसिटी भी होती है लाइट की, है ना, प्रॉपर्टी इंटेंसिटी लाइट की। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक आ रही है, ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। अब देयर इज़ अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 रेट एट लो इंटेंसिटी। अब देखो, अगर इंटेंसिटी कैसी है, लो है, तो यहाँ कैसा रिलेशन होता है, एकदम लीनियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है देयर इज एक्सपोनेंशियल रिलेशन, लेकिन होता कैसा है यहाँ पर, लीनियर। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। तो एट डैश लाइट इंटेंसिटी रेट यहाँ लो कर सकते हो। एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डज नॉट शो एनी फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। देखो अच्छी बात है, पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ी बहुत, अब वही शक्कर वाली बात है, धीरे धीरे शक्कर बढ़ेगी जैसे जैसे। तो जो डिश अपन को बनाना है, चाय नहीं बनाना, जो डिश बनाना है, चाय की बात नहीं चल रही, जो डिश अपन को बनाना है, हाईलाइट मत कर, आपको चाहिए। अब जो डिश अपन को बनाना है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद, अब मान लो एक बुरी शक्कर ले आया कोई अपने घर पे, तो अब थोड़ी ऐसा एक बुरी शक्कर की बना लेंगे अपन, है ना। फिर तो नॉर्मली बनाएंगे, जितनी बनाना है उतनी बनाएं, अपनी इच्छा के अनुसार बनाएंगे फिर अपन। तो पहले तो वैल्यू बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में फिर कप उतने ही हैं अपने 4-5 कप बनाएंगे, फिर सॉरी की बोरी करके बना लेंगे। ठीक है, तो पहले लाइट जितनी थी कम बढ़ रही थी, फिर जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। एक टाइम के बाद फोटोसिंथेसिस होना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, लाइट की वजह से रुक जाएगी। लाइट की वजह से फिर बढ़ेगी नहीं, मतलब चाहे लाइट कितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कम रह जाएंगी। ठीक है ना। ओके 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 ओके, अभी ग्राफ ज़रूर है, इसको कर ले रहा है अपन। क्या बोला इनने, लाइट इंटेंसिटी जो है वो लाइट, हाँ ग्राफ में यही है, उसको ही देखना एक बार। तो पहले लीनियर था ए तक, और फिर बाद में क्या हो गया ये। तो अपन को लिखना है कुछ अगर चीज़ें, इस पर लिख सकते हैं। जब लीनियर था तो लाइट क्या थी, लो, जब लो इंटेंसिटी वाली बात चल रही थी। कैसे इंटेंसिटी थी, लो, लेकिन चीजें बढ़ भी रही। हाँ, लो इंटेंसिटी की लाइट थी जब तक वो उसमें लिखा है ना, लीनियर रिलेशन कब तक है, जब तक वो लो लाइट इंटेंसिटी तक है। जब इंटेंसिटी की लाइट क्या हो जाए, हाई इंटेंसिटी हो जाए, ऊपर जो लीनियर है उसमें कैसा हो जाएगा, ऊपर जब कॉन्स्टेंट हो तो हाई इंटेंसिटी आ रही है, तो नीचे लो इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी जब तक, तो वो बढ़ रही थी। जब तक लीनियर है तब तक कितना हाई इंटेंसिटी हो रही है कि लो इंटेंसिटी की, पर जैसे इंटेंसिटी हाई हुई तो लाइट के बाद फिर फोटोसिंथेसिस का असर पड़ना बंद हो गया। ठीक है ना, ये वाली बातें हैं। तो अब आ जाओ कहाँ, लाइट सेचुरेशन ऑकर्स एट डैश परसेंटेज 10% ऑफ फुल सनलाइट। मतलब बहुत कम है, मतलब फुल सनलाइट का सिर्फ 10% ही अगर मिल जाए ना, तो भी फोटोसिंथेसिस लाइट से हो जाता है, और लाइट इतनी काफ़ी है, मतलब 10% भी। हैंस द एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शैडो इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज़ रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर। तो अपन इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन डैश और इन डैश, लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर, डैश इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर। एक अकेला स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि डैश इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट मतलब लाइट बहुत कम है, ऐसा होता है कि लिमिटिंग फैक्टर हो, मतलब लाइट की वजह से कभी फोटोसिंथेसिस रुकती नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि रुक जाए। मतलब कम लाइट में भी हाँ, कोई 10% भी चाहिए, मतलब कोहरा भी पड़ा होगा ना तब भी हो जाएगी वो, तो क्योंकि कोहरे में भी 10% लाइट तो आ ही जाती है। अब इन्हें बोला कि जो हाई इंक्रीज इन, तो असर पड़ेगा, लेकिन 5-6 दिन नहीं निकली तो कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद आ जाओ कहाँ, अब हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट ब्रेक डाउन क्लोरोफिल। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी पड़ गई, ज़्यादा धूप पड़ गई तेज,
तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और डिक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब ज़्यादा अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, तो हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ब्रेक डाउन डैश एंड इट विल डिक्रीज द फोटो, इट विल डैश द फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल टूटेगा और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलो भैया, अभी कहाँ से आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जल्दी जल्दी देखना। CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 जो है ना वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो बोलेंगे मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, अपन बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अरे यार CO2 क्या है अपना मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब लाइट तो अपना अच्छा फैक्टर था, लाइट तो अच्छा ये फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर और CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है। अच्छा, वैसे ऐसे पूछ सकते हैं, उल्टा पूछ सकते हैं हाँ अपन से। हाँ, स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या देंगे वो, कि लाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक और है। स्टेटमेंट 2, CO2 इज अ रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। तो ठीक है, क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा नो। दोनों रॉन्ग है, है ना। लाइट रियली लिमिटिंग फैक्टर होती है और जो CO2 है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर हमेशा मेजर लिमिटिंग। और अगर ये पूछ लेते कि मतलब जो लाइट इज रियल लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इज नॉट रियली मेजरिंग फैक्टर और CO2 इज अ मेजरिंग फैक्टर, तो अपन बोल देते कि सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। हाँ हाँ, उन्होंने बोला लाइट, अगर लाइट इज नॉट अ लाइट इज नॉट अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर बोला होता तो अपन बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, लाइट इज नॉट अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अब CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये मेजर लगाना पड़ेगा। CO2 इज अ डैश लिमिटिंग फैक्टर, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब CO2 कंसंट्रेशन इज वेरी डैश इन द एटमोसफेयर। CO2 कंसंट्रेशन इज वेरी लो, है ना। हाँ, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू डैश परसेंटेज, हाँ बहुत ही कम है, जो कि 0.05 कॉजेज इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन। बियॉन्ड दिस लेवल क्या लिखा है, कैन बिकम डैमेजिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड। इसके ज़्यादा जाएगा तो डैमेजिंग हो जाएगी कहानी। एट लो लाइट C3, हाँ हाउ, एट लो लाइट C3 एंड C4 प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 एट लो लाइट। और सबसे पहले एट डैश CO2 and C3 and C4 plant do not respond to high CO2। मतलब जब तक लाइट की कैपेसिटी कैसी होती है, लो, देख लाइट जब तक लो होगी, लाइट जब तक कैसी होगी, लो होगी, जब तक प्लांट जो है CO2 को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ज़्यादातर, मतलब हाई CO2 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार, ये दोनों, है ना, इससे अच्छे क्वेश्चन आ सकता है। एट लो लाइट, मतलब लाइट जब तक कैसी है, एकदम लो है ना। तो जब लाइट ही लो है तो फिर CO2 को लेके क्या करेंगे प्लांट, है ना। तो इसमें लिखा है एट लो लाइट इंटेंसिटी, एट लो लाइट CO2 प्लांट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द CO2 कंसनट्रेशन, मतलब CO2 को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना। C3 या C4 प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू CO2, हाई CO2 कौन सा, ज़्यादा CO2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन हाई CO2 आ जाए, अगर हाई लाइट आ जाएगी, लाइट कैसी हो जाए, हाई, मतलब पहले लाइट कम थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लाइट ही हाई हो जाएगी तो क्या होगा, तो दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे लाइट इंक्रीज हो जाएगी तो CO2 की इंक्रीज होने पर जो है फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, लिमिटिंग फैक्टर भले वो रेयर हो, लेकिन अगर वो कम है तो भी, तो फिर फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। CO2 का कोई नहीं, कोई फिर अगर लाइट ही कम है तो फिर CO2 का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। उसके काम से चल रहा, ठीक। तो ये कहानी है, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। इसके बाद एट, तो इसलिए बोले एट हाई, एट हाई लाइट दे शो डैश रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
है ना। जैसे कि एग्जांपल की CO2 कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन वहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो कोई सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन CO2 नहीं है, तो फिर मतलब तो फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, लाइट ज़्यादा आ रही है लेकिन CO2 नहीं हो रहा, नहीं आ रहा वहाँ पे, तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि CO2 चाहिए पड़ेगा, ज़रूरी है CO2। तो CO2 का होना ज़रूरी है, लेकिन CO2 ज़्यादा हो जाए तो भी कोई मतलब का नहीं है। हाँ हाँ, लाइट ना, अगर लाइट नहीं है हाँ तो सही है फिर, है ना। तो लिमिटिंग फैक्टर होने का मतलब ये है कि CO2 कम नहीं होना चाहिए, बस कम होता है नॉर्मली, वो तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए, ज़्यादा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है। अब इन C4 प्लांट शो सैचुरेशन अबाउट डैश माइक्रो लीटर पर लीटर। तो C4 प्लांट में कितना सैचुरेशन कितने मिल जाता है, 360 में मिलता है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन ओनली बियॉन्ड 450। C3 प्लांट में सैचुरेशन कम दिखता है अपन को, 450 पर दिखता है ना। C4 प्लांट में क्या होता है, 360 पे दिखता है, और C4 में कितने पे दिख रहा, C4 पे कितने पे दिख रहा है, 360 पर, और C3 पे कितने पे दिख रहा है, 450 पर, है ना। दस द करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज़ लिमिटिंग टू C3 प्लांट। इसलिए अभी जो CO2 अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो जो है C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग टू डैश प्लांट्स। ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसनट्रेशन C3 प्लांट शो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता है, ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2। अब देख, हायर CO2 को रिस्पॉन्स करने के चक्कर में C3 प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ा सकते हैं अपनी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। दिस फैक्ट इज यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप, टोमेटो, वेल, पीपर, दे आर ग्रोन इन द CO2 एनहेंस्ड, दे आर ग्रोन इन डैश एनरिच्ड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है पूरे पैराग्राफ का कि जो C3 प्लांट होते हैं ना, अपन को कुछ ऐसा पता है कि जो C3 प्लांट हैं वो क्या करते हैं, CO2 बढ़ाने पर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, है ना। तो तुझे पता है, मान लो कि C3 प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए ज़्यादा, तो अपन जानबूझ के उनको CO2 ज़्यादा देंगे, है ना, और वो ग्रो ज़्यादा करेंगे तो अपना फायदा ज़्यादा होगा, है ना। तो अपन जानबूझ के क्या करते हैं, CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में उनको ग्रो करवाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी कहानी क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपन कहाँ, हो गया। अब टेम्परेचर चलो, है ना। टेम्परेचर क्या बोल रहा है, कुछ फिलअप हट गए अपने, एक मिनट, कुछ मैं फिलअप पूछ रहा हूँ, बताना। द फैक्ट, एक मिनट, दे आर ग्रोन इन डैश एटमॉस्फेयर, C3 प्लांट आर ग्रोन इन द डैश एटमॉस्फेयर। C3 प्लांट, हाँ, CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में, और ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक, हाँ मेन तो CO2 की था। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। डार्क रिएक्शन किससे कंट्रोल होती हैं, हाँ टेम्परेचर से कंट्रोल होती हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द लाइट रिएक्शन इज़ वेरी लेस। अब देख, लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन डैश रिएक्शंस इज़ वेरी लेस। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर कंट्रोल्ड, ये तो है बारीकी कहानी। मतलब हाँ, तो इसका क्वेश्चन पूछेंगे क्यों है ऐसा, बोलेंगे कि जो डार्क रिएक्शन, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है अच्छा, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है उन पर एंजाइम का असर पड़ रहा है, पर लाइट रिएक्शन पर एंजाइम का टेम्परेचर का असर नहीं पड़ रहा। तो अपन बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम की वजह से हो रहा है ऐसा। जिस रिएक्शन में एंजाइम होगा वो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगी, हाँ, लेकिन जिसमें एंजाइम नहीं है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। चलो अब बात है, बिल्कुल सही। अब C4 प्लांट की बात करते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं
वो हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। C4 प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर को, एंड स्लो एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ा देंगे वो अपनी हाई टेम्परेचर पे, है ना। C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, और C3 प्लांट के पास टेम्परेचर की ऑप्टिमम कैसा होता है, कम होता है। C3 प्लांट्स हैव मच डैश लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ द प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल हैबिटेट, अब देखिए यहाँ पे डैश हैबिटेट, डेंस प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट। मतलब सो टेम्परेट नाम है किसी चीज़ का, टेम्परेट नाम है, उससे ज़्यादा कौन टॉलरेट कर पा रहा है, ट्रॉपिकल भाई साहब। यानी ये ट्रॉपिकल हैं कि नाम ही मतलब उल्टा, ट्रॉपिकल वाले क्या कर पा रहे हैं, ज़्यादा, और टेम्परेट वाले कैसे कर पा रहे हैं, कम। समझ में आ रही लाइन, इसमें लिखा है ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ डैश टेम्परेचर ऑप्टिमम देन अ प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट रीजन्स, है ना। ट्रॉपिकल वाले ज़्यादा होते हैं मतलब, ठीक। अब आ जाओ वाटर पर। वाटर स्टेज क्लोजेज द, नहीं आया, अरे एक प्रकार के प्लांट होते हैं जो ट्रॉपिक रीजन होते हैं अर्थ में, अलग अलग ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, है ना। वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन अपन को ये देखना है कि ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले प्लांट जो हैं वो टेम्परेचर को ज़्यादा सहन कर सकते हैं, गर्मी को, है ना। लेकिन जो टेम्परेट रीजन में मिलते हैं वो कैसे कितना सहन कर पाते हैं, कम सहन कर पाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उनके रहने पर भी डिपेंड करता है कहाँ वो रह रहा है प्लांट। तो उनको याद ही रखना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल वाले क्या करते हैं, ज़्यादा, और टेम्परेट वाले, हाँ, प्लांट कहाँ रहता है इस पर भी डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हाँ, वाटर स्टेज क्लोजेज द स्टोमेटा हैंस द रिड्यूस द CO2। वाटर स्टेज क्लोजेज द स्टोमेटा हैंस रिड्यूस द CO2 अवेलेबिलिटी। अब देखो वाटर स्टेज की वजह से डैश हो जाता है स्टोमेटा का कम हो जाता, बंद हो जाते हैं। वाटर स्टेज ऑल्सो wilts the leaf that reduce the surface area of the leaf and the metabolic activity। तो फाइनली अपन ने क्या करा, बिल्ड कर दिया, मतलब मोड़ देती हैं पत्तियों को, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, एंड फाइनली फाइनली जो है ना लॉस कम होता है। तो ये पत्ती मुड़ जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, पानी का लॉस कम होने लगता है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर था, 1 मिनट अपने क्लोज करूँ, ये जो पूरा चैप्टर था अपन ने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर लिया है और सारे ऑब्जेक्टिव बना लिए। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव, है ना, नहीं आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, अपन ने सारी चीज़ें बना ली, है ना। तो ये हो गया। अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन को देखेंगे ना आगे की चीज़ों में अपन। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक पेज, रेस्पिरेशन में एक पूरा पेज, दूसरा पूरा पेज और तीसरा पूरा पेज, चौथा, 4 पेज हैं रेस्पिरेशन में पूरे, जिसमें क्रैब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ETS, बस 3 साइकिल है मेन। तो उसमें ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब्स साइकिल और ETS, 3 साइकिल है। अभी नहीं करना, अब इसको कल देखें, नहीं कि रेस्पिरेशन बड़ा है, वो स्टार्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जल्दी। रेस्पिरेशन याद है, एक बार पढ़ा, बहुत सारे